हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल की लाइव क्लास रात 9 बजे। ये वीडियो आप देख सकते हैं पर डे 9 बजे तैयार रहा करिए। आज हम हिंदी भाषा के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे और 30 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से सारे टॉपिक कवर करेंगे। भाषा, साहित्य, पेडागॉजी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार और इनकी व्याख्या को समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। कोई भी प्रश्न का उत्तर सही क्यों होता है, उस प्रश्न के उत्तर का सही होने का कारण अगर आपको पता चल जाता है तो वो आपके माइंड में ज्यादा समय तक के लिए जो है टिकता है। तो कुछ इसी मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा आज के मॉडल पेपर 2 का। मॉडल पेपर 1 में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो एग्जाम मास्टर की प्लेलिस्ट पर आपको वो मॉडल पेपर का वीडियो मिल जाएगा। तो 4 बजे और 9 बजे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और भाई वीडियो को लाइक तो कर दो। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है ना। सुनीता उपन्यास, तो यहां पर हम बात करेंगे, आप सबका फेवरेट कलर रेड चुनते हैं, है ना। सुनीता, अब ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी जी नहीं, अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञेय फिलहाल सुनीता के लेखक नहीं है, ठीक है। ये जैनेन्द्र की रचना है और इनकी एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पाजेब। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। छोटा बच्चा रहता है, पाजेब चोरी हो जाती है। हाई स्कूल या इंटर में आपने देखा होगा, पाजेब चोरी की कहानी है और बाद में उस बच्चे का पिता जो है उस बच्चे को काफी मेंटली टॉर्चर करता है ना। बच्चे का एक फेमस डायलॉग है पाजेब का, उसके पास होगी नहीं तो वो देगा कहां से। ये आपने पढ़ा होगा, अब आपको याद आ गया होगा कि आपने कहां पढ़ा है। तो यहां पर जैनेन्द्र जो है उपन्यास, यहां पर सही जवाब होगा। सुनीता उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र। और मुंशी प्रेमचंद्र से एक क्वेश्चन पूछता है, इनका उपन्यास है गोदान, ठीक है। तो ये गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद से पूछता है, भाई बहुत ही फेमस रचना है, इसे हम लोग समझ के चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, छायावाद। ये पूरा एक युग है, ठीक है। छायावाद युग, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं जो है आप लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें छायावाद की, तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? थोड़ा सा रेड कलर मैच कर जा रहे हैं, हम लोग अपना यही लाइट कलर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर या जयशंकर प्रसाद, किसको जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर। तो सुमित्रानंदन पंत नहीं, पाठक जी नहीं, मुकुटधर पांडे, है ना, ये भी नहीं। यहां पर सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। छायावाद के प्रवर्तक, यानी इसका देखिए, छायावाद नाम किसने दिया है ये आपसे पूछ लेता है। तो यहां पर आपसे पूछा है प्रवर्तक। एक क्वेश्चन फंसा था सुपर टेट का, काफी विवादित क्वेश्चन, गोरखनाथ, है ना, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। तो देखिए, स्थापना करना और प्रवर्तन करना, प्रचार प्रसार करना, दो अलग अलग चीजें हैं। तो प्रवर्तक के नाम पर हम लोग सही जवाब लगाएंगे जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनकी एक फेमस रचना है कामायनी, ठीक है। कामायनी जो है ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से बनता है। चलिए अगला देखिए, किसको रसराज, बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। बात हो रस की, ठीक है। तो रस से जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो कौन सा रस रसराज है, फिर रस के प्रकार, यानी भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह भी देगा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, तो वहां पर 8 रस आपको मानना होगा, क्योंकि शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है, ठीक है, शांत रस को। तो यहां पर श्रृंगार रस जो है ये रसराज है हिंदी में। संस्कृत में अगर हम बात करें तो काफी हद तक करुण रस की प्रशंसा की गई है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में करुण रस को, वेदना को रसात्मक माना गया है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में 8 रस टोटल जो है। रसराज की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस, और संस्कृत साहित्य में जाओगे तो आपको करुण रस की प्रधानता देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, संचारी भाव। देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के ही गुण हैं। और संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, यहां पर अगर हम देखें तो जितना भी
संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि क्लियर होगा ऑप्शन, है ना। तो संचारी भावों की संख्या है कुल 33, ठीक है। और जितने रस हैं, 8 रस भरत मुनि के, बाद में 9 रस हो गया शांत मिलके, 10वां रस आया आपका वात्सल्य रस, भक्ति रस, है ना। माता पिता का पुत्र या माता का पुत्र के प्रति प्रेम या भक्त का भगवान के प्रति, तो ये रस बढ़ते गए, ठीक है। तो रस का एक होता है स्थायी भाव, है ना। स्थायी भाव पढ़ना आप सबको जरूरी है। संचारी भावों की संख्या 33 याद कर लोगे काफी है, लेकिन हर रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। जैसे शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सलता, श्रृंगार रस का रति, वीर रस, है ना। इसी तरह हास्य रस का हास, है ना। तो इस तरह से आपको स्थायी भाव तो भाई सभी रसों का पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद यानी समान मात्राओं वाला छंद, तो आपने बहुत पढ़ा होगा, दोहा, सोरठा, चौपाई, है ना। 11-11 मात्रा, 13-13 मात्रा, 4 चरण, 6 चरण। तो इस तरह से छंद के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि सममात्रिक छंद कौन सा है, यानी समान मात्राओं का छंद जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 और आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। तो भाई अभी तक कर क्या रहे हो आप लोग, लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक करो ना। क्वेश्चन नंबर 35, सोचो, गेस करो क्या होगा इसका जवाब। चौपाई। चौपाई क्या है? रामचरितमानस में ज्यादातर चौपाई है, या फिर चौपाई आप नहीं पहचानते हैं तो मैं और आपको इजी बता दूं। जैसे सुंदरकांड की लाइन शुरू होती, पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब ये जो जामवंत के वचन सुहाए, इसमें समान मात्रा है, फिर सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, ठीक है। या फिर आपके लिए सबसे इजी और इजी बना दूं चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसी चौपाई के साथ आपका हनुमान चालीसा शुरू होता है। इसके पहले जो श्री गुरुचरण सरोज रज है, ये दोहा है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद में चौपाई आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ये समान मात्रा, ठीक है। तो यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीतल कांति थी। एक्चुअली ये कांति समझिए, ये क्रांति नहीं कांति है, कांति, चमक, आभा, समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें सुंदर श्याम शरीर की, ये जो सी आ गया ना, तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, गेस करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया है क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए, जब किसी चीज की हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां पर हम कौन सा अलंकार रखते हैं, ये आपको कक्षा 6, 7, 8 में ही गुरुजी ने बता दिया होगा कि बेटा जो आप उपमा करते हो, है ना, तुम्हारा मुख तो चांद के समान है, यानी चांद के समान है, चांद के जैसा है, चांद ही नहीं है। अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा मुख चांद ही है, तब तो रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर तुलना नहीं की है। लेकिन जहां पर हमने तुलना कर दी, वहां पे हमने उपमा दे दिया, ठीक है। तो उपमा है, ठीक है। और रूपक में क्या होता है, रूपक में हम क्या करते हैं, कह देंगे कि भाई नहीं, तुम्हारी शक्ल चांद ही है, चांद सी नहीं है, चांद ही है, ठीक है। चांद ही बना डाला चेहरे को, तो चेहरा है या चांद खिला है, इसमें कौन सा अलंकार होगा, जल्दी से लाइव चैट पे बताइए, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें देखिए, जहां पर कंपैरिजन उपलब्ध हो उपमा, और जहां पर कंपैरिजन ना हो बल्कि एग्जैक्टली वही हम कहते कि नहीं भाई तुम तो एकदम चांद हो, कोई शक नहीं, तो यहां पर रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं पुन, यानी एक बहुत फेमस, एक शब्द के अनेक अर्थ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी गए न उबरे में जो पानी है ये एक ही बार आया है इस लाइन में, पानी गए ना उबरे, लेकिन मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। बहुत बार ये लाइन आपसे दे देगा रहीमन पानी राखिए और आपसे पूछ लेगा अलंकार, और उत्प्रेक्षा की परिभाषा ये है कि मनहु मानो जनहु जानो, जहां पर हो,
वो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आई होप अलंकार तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। ये अर्था अलंकार है, समझ गए। शब्द अलंकार में अनुप्रास वगैरह आता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा कारण नहीं है लेकिन काम है। ठीक है, कार्य हो रहा है, कारण नहीं है। तो यहां पर देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पैर नहीं है ना, बिनु पग चले लेकिन चल रहा है। तो यहां पर इस तरह में विभावना अलंकार, और यूपी टेट वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा इस क्वेश्चन के लिए कितना विवाद गया था, कॉमन नंबर के लिए हाई कोर्ट से लड़ा गया था और बाद में मिला भी था। तो विभावना अलंकार यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर का मतलब हाथ नहीं है लेकिन कर्म, काम बहुत कर रहा है। ठीक है, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो कारण तो नहीं है लेकिन काम पक्का हो रहा है और पूरा हो रहा है। तो ये भी समझ लो विभावना अलंकार। अब भूलना नहीं चाहिए और एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, प्रॉमिस करो। ठीक है, अगला देखो, चलो। गुरुदेव, वाह, इस शब्द में कौन सा समास है? यार ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, इसको यहां करते हैं। ठीक है, गुरुदेव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो अगर आपने कभी मेरा समास का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको अव्ययी भाव से लेकर के बहुव्रीहि समास तक कितना अच्छे से बताया है, इतनी बढ़िया ट्रिक बताई है कि कोई भी शब्द आपके सामने रख दो, आप 2 सेकंड लगेगा कि समास आप जो है पकड़ लोगे। यहां पर कर्मधारय होगा। ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। गुरुदेव है ना, देव के समान गुरु, तो गुरुदेव ये कर्मधारय ही हो सकता है क्योंकि बहुव्रीहि तीसरा अर्थ मिल नहीं रहा है। तत्पुरुष समास कारक विभक्ति का पता चल नहीं रहा है। अव्ययी भाव समास होगा नहीं क्योंकि शुरू का शब्द अव्यय नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अब कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट 39, जय पराजय। अब समझिए, आपके सामने शब्द है जय पराजय, और मैंने आपको बताया है अगर समास पकड़ना है, समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड, हिंदी में कह लो संक्षिप्त रूप। ठीक है, और जब हम तोड़ देते हैं इसे तो हो जाता है विग्रह। तो चलिए जय पराजय को तोड़िए, पहले विग्रह करिए। तो जब विग्रह करोगे तो इसका अर्थ निकल के क्या आएगा? जय पराजय का जो अर्थ निकल के आएगा वो आएगा जय और पराजय, और जहां पर बीच में और का भाव निकल के आए, और का, माता और पिता, माता पिता, दिन और रात, दिन रात, बीच में कहीं कहीं योजक चिन्ह भी रहता है, लेकिन कहीं कहीं योजक चिन्ह अगर ना मिले लेकिन विग्रह करने पे अगर आपको और का भाव मिल रहा है तो मेरे भाई क्या होगा? जय और पराजय, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में जाएंगे। माता और पिता, दिन रात, है ना। अगर दिनों दिन कह दे तब क्या होगा? अगर मैं कह दूं दिनों दिन तो वहां पर भी द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, क्योंकि वहां भी और का भाव होगा और दिनों दिन, रातों रात, है ना। तो ये भी द्वंद्व समास में ही आता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता दूं ये अव्ययी भाव समास नहीं बल्कि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, दिनों दिन रातों रात में वही लगा देंगे कि अव्यय है, चलो पहला वाला अव्यय, दूसरा वाला मूल शब्द बना लेंगे। निम्नलिखित में से शब्दों का कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब तत्सम तद्भव है ना, तो सबसे पहले तो तत्सम शब्द नहीं है पकड़ना है, ये नहीं कि तत्समय पकड़ के सही कह दो, है ना, ये कभी मत करना। तो कुसुम, भूमिका, वंश और नेह, जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको जिसमें संस्कृत शब्द वाली फीलिंग आए कि हाँ यार ये संस्कृत के मूल शब्द से कुछ मिलजुल रहा है तो वहां पे तत्सम होगा। लेकिन अगर लगे कि नहीं यार संस्कृत इसका अलग है, ये बाद में हमने ऐसे इसको कर लिया है, वर्तमान हिंदी में ऐसे अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 40 में नेह। देखिए वंश, भूमिका और कुसुम ये संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं, फीलिंग आएगी इनको बोलने में कि हाँ भाई चलो ठीक है ये तत्सम है। बट नेह जो है ये तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है, हिंदी का प्रचलित शब्द है नेह। चलिए अगला देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पिछले क्वेश्चन में था तत्सम,
अब यहाँ पर तद्भव भद्र, उसमें पूछा था तत्सम नहीं है, अब वही चीज पूछ लिया कि तद्भव शब्द चयन कर लो, तो यानी यहाँ भी हमको तद्भव ही पकड़ना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो सुर, ये तो संस्कृत का है तो ये तो नहीं होगा, है ना। निडर ये हो सकता है। गति और कमल, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 में अगर हम जवाब दें तो बी ऑप्शन है जो कि तत्सम हो, सॉरी तद्भव होगा, ठीक है, तद्भव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में नया, इसका तत्सम रूप बताना है, यानी अब इतना जान लो कि नया तद्भव है और नव्य जो है ये तत्सम होगा इसका, ठीक है। नूतन, नवल और नवीन ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें केवल और केवल तत्सम रूप की तो नव्य, ये संस्कृत का शब्द मिलता है ना, नव्य, नवीन, नूतन, तो ये पर्यायवाची है, इसका तत्सम वन एंड ओनली नव्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 के बाद 43वां प्रश्न, क्रोध, गुस्सा, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो संताप तो नहीं होगा। पर्यायवाची मतलब क्या कि उसी की तरह का शब्द, है ना, सिनोनिम्स अंग्रेजी में कहते हैं जिसे। तो अमर्ष, वैमनस्य तो जो है मुझे लगता है दूसरी चीज हो गई, भांति भी दूसरी। यहाँ पर अमर्ष जो है क्वेश्चन नंबर 43 में आप अमर्ष, ये क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे निसंकोच। जनार्दन, ये किसका पर्यायवाची है? यहां पर कौन से भगवान हैं जिनको कहते हैं जनार्दन भगवान? क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर। तो राम भगवान को तो नहीं कहते हैं, है ना, कृष्ण जी को भी नहीं, जनार्दन है हमारे विष्णु जी। जी हाँ दोस्तों, शेष नाग पर सवार, सी ऑप्शन। अगर हम बात करें तो विष्णु के लिए जनार्दन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, विष्णु के लिए नारायण शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रभु शंकर के लिए रुद्र, महेश, शिव, है ना, तो इसी तरह विष्णु जी के लिए नारायण, जनार्दन, ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जनार्दन पूछ ले तब भी तैयार रहना इसके लिए। मेघ, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल, है ना। तो यहां पर पयोद, तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें लास्ट में दा हो और जिसमें लास्ट में जा हो, ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अंतिम शब्द अगर दा है तो वो बादल का पर्यायवाची निकल के आता है, और जिसमें लास्ट में जा हो वो कमल का या पानी का पर्यायवाची निकल के आएगा, ठीक है। जैसे जलज, पंकज, तो लास्ट में जा है तो ये जो है इस तरह से निकल के आता है। तो ये दा और जा की ये ट्रिक है, अगर आप समझ लो। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पयोद, वारिद, अंबर नहीं हो सकता। देखिए लास्ट में तीनों में दा है ना, तो ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची होंगे, लेकिन अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची होगा, ठीक है, आकाश का। क्लियर है? यहां पर 45 में सी ऑप्शन बहुत ज्यादा काम आएगी, ये ट्रिक जान लीजिए। पर्यायवाची में निर्दय, और आप सब जानते हैं कि सूर्य का, कमल का और बादल का पर्यायवाची, और उसका गधे का बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत पूछता है। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय यानी जिसके अंदर दया ना हो, निर्दय कहलाता है। तो अब जो है निर्दय का विलोम यानी जिसके अंदर दया हो, वो हम लोग चयन करें। क्वेश्चन नंबर 46 में जवाब होगा सदय, ठीक है, सदय यानी दयावान, जो दया करना जानता हो। निर्दय का मतलब जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, अति क्रूर हो, है ना। तो ये चीज हो गया आपका। अनभिज्ञ, इसका विलोम शब्द देखिए, अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? भिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जानना। अज्ञ, प्रज्ञ, अमिज्ञ, अविज्ञ, तो यहां पर ये अभिज्ञ होना चाहिए, राइट, ये भा है, अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम करेक्ट करें तो अभिज्ञ, है ना, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब जो चीज ना पता हो, अनभिज्ञ रह गए आप इस बात से, अनभिज्ञ रह गए आप मेरी 9 बजे की क्लास की टाइमिंग से, आपको पता नहीं थी, ठीक है, तो इसका अभिज्ञ होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसका
संधि का विच्छेद करना है आपको, वाग जाल। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48। तो वाक प्लस जाल, वाक जल, वाग जाल या वागह जाल। ये तो देख के ही जान गए होगे, मुझे पता है आप सब जान गए होगे देख के क्या है इसमें, वाक जाल। ठीक है, का जो ये है यही माना जाएगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का। ठीक है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है वाक जाल। ठीक है, ये पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यार क्वेश्चन में मैंने इस मॉडल पेपर में लगभग सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक है जो हिंदी भाषा का छूट गया हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण छोड़ दो, तो बाकी सब हमने कवर कर दिया है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, पावन शब्द, पावन। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पवन पावन है ना, जहां पर अय आय औ आव का भाव आता हो, तो सबसे पहले आप बताइए कि पावन का संधि विच्छेद, और फिर हम देखेंगे कि इसमें संधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है और इसका जवाब होगा 49 में पौधन अन होना चाहिए, है ना, पौधन अन, जो कि ऑप्शन कहीं नहीं है। अगर देखिए पोधन अन हम रखें तो पवन होगा, ठीक है, पवन। लेकिन अगर हमें पावन रखना है तो पौधन अन करना पड़ेगा, तब पावन होगा, बड़ा पा निकल के आएगा। ठीक है, जैसे पावक, पौधन अक, ये क्या है, पावक। और इसमें कौन सी संधि निकल के आएगी, अय आय औ आव का भाव। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यहां पर मैंने इसे डी को पौ बना दिया है और ये अन सही है, तो पौधन अन पावन। ठीक है, अगर ये पो होगा तब हम क्या करेंगे, पवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप सबको ये समझ लेना है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है ये। स्वर संधि में जो 5वां प्रकार है स्वर संधि ही है, और अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा ये। अगला देखिए यहां पर, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। पहली बार तो नहीं फेस कर रहे हो ये क्वेश्चन, सब्ज बाग है ना, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत करना, क्या होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी स्क्रीन पर, सब्ज बाग दिखाना। 50, प्रलोभन देना, किसी को लालच देना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब हुआ आप किसी को लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो, लुभा रहे हो, है ना, किसी चीज का लोभ दिखा रहे हो उसे, समझ गए। तो ये है सब्ज बाग दिखाना। अब कहीं आप बाग में घूमने जाना लगा के चले आए तब तो हो गया काम। फिर चिकना घड़ा होना, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे और चिकने घड़े टाइप के लोग होंगे। व्यवहारिक रूप से कमेंट कर दो, क्या अभी तक आपने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनके व्यवहार से, जिनके बात से आपको ये लगा हो कि भाई ये तो चिकना घड़ा है। चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 54। चिकना चुपड़ा, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुर भाषी होना। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस ऑप्शन से आप लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे, चारों ऑप्शन से। जवाब तो है चिकना चुपड़ा होना, ठीक है, सही जवाब। लेकिन अगर मैं बात करूं चिकना घड़ा होने का मतलब निकल के आता है कि भाई जिसकी बात का कोई भरोसा ना हो, किसी भी तरफ जो है वो पलट जाए। चिकना घड़ा होना, उसका मतलब जो भावार्थ निकल के आता है वो ये होता है, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला या जो बात भी बदल जाए, चिकना घड़ा, है ना, ऐसे लोगों के लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ऐसा कोई ऑप्शन है जो हमारे इन भावों को संतुष्ट कर दे, चिकना घड़ा होने का। तो यहाँ पर चिकना चुपड़ा को आंसर की में सही माना है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि चिकना घड़ा होने का मतलब होता है अपनी बात से पलट जाना, है ना, अपनी बात का कोई ठिकाना ना रहे, चिकना घड़ा की तरफ फिसल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भावार्थ समझना जरूरी है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। 4 ऑप्शन है, 3 अशुद्ध होगा, एक ही ऑप्शन है जो कि शुद्ध होगा। तो शुद्ध ऑप्शन आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 52 में सही जवाब होगा अनुषंगिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल शुद्ध होगा,
तीसरा विकल्प, थर्ड ऑप्शन, अनुषांगिक। बहुत लोगों को लगेगा कि अनुषांगिक शुद्ध है, लेकिन अनुषंगिक ये वाला शुद्ध है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से यानी बोलचाल की दृष्टि से अनुग्रहित तो बहुत ज्यादा पूछता है, इसीलिए मैंने कहा चलो भाई इसे भी मॉडल पेपर में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर दूसरा वाला अनुग्रहित देखिए, ये वाला सही है, ठीक है। अनुग्रह अगर लिखा जाए तो आप ऐसे ग्रह लिख सकते हो, अनुग्रह। लेकिन अनुग्रहित अगर आपको लिखना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 53 में दूसरे विकल्प के लिए जाना होगा, ये गृह, ऐसे वाला ग्रह, ठीक है। तो कभी भी जान लीजिए अनुग्रह और अनुग्रहित के राह में यही फर्क होता है। अगला देखिए, जिसका इलाज ना हो सके, जैसे कोरोना वायरस, अभी इसका इलाज नहीं हो पाता ना, या फिर गलतफहमी, इसका भी कोई इलाज नहीं है, जिसको हो गई तो फिर वो गया, लाइलाज बीमारी है गलतफहमी। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जिसका इलाज ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या श्रम साध्य। तो जो चीज आप श्रम से साध लो वो श्रम साध्य, जो साधन से हीन यानी जिसके लिए कोई साधन ना हो। दुसाध्य और असाध्य में से बताइए, नीचे के तो दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 में पहला और दूसरा में क्या लगा के आओगे? असाध्य, जिसका इलाज ना हो, जिसे साधा ना जा सके, असाध्य है, ला इलाज है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ला इलाज ये जो है ज्यादा सही है, लेकिन ला इलाज हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। इसलिए तो असाध्य के लिए जाएंगे यहां पर पहला ऑप्शन। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? एक वाक्य के लिए एक शब्द है, पेट की अग्नि। इसके लिए एक शब्द बताइए, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि या दावाग्नि। तो दावाग्नि तो शायद जंगल की आग के लिए प्रयुक्त होता है ना। और जठराग्नि, जठर जो है ये हमारे पेट में मौजूद है, और ये जो अग्नि प्रदीप्त होती है जठर की, ये खाने को पचाने के लिए ये ऊर्जा निकलती है। तो जठराग्नि जो है ये हमारे पेट की अग्नि होती है। क्वेश्चन नंबर 55 में जवाब होगा सी। लेकिन अगर हम बात करें दावा नलेख होता है ना, दावाग्नि, तो ये जंगल की आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, भाषा के अभिव्यक्तात्मक। अब यहाँ पर हम 5 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण के। अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक्सप्रेशन स्किल, है ना, जिस चीज से आप खुद को एक्सप्रेस कर सको। तो ऐसी भाषा की कौन से कौशल हैं जिससे आप खुद को एक्सप्रेस करते हो? सुन के और बोल कर नहीं होगा, क्योंकि सुनना तो दूसरे का एक्सप्रेशन हो गया, ग्रहणात्मक होता है। देखिए 2 कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक यानी अभिव्यक्त करने वाला, और एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, जो आप ग्रहण करते हो दूसरों का। तो यहाँ पर अगर हम बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, या तो हम बोलेंगे तब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, या हम चीजों को लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रहण कैसे करते हैं? या तो सुन के या पढ़ के। तो यहाँ पर 4 भाषाई कौशल हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, ठीक है। तो बोलने का, सुनना, लिखने का, पढ़ना, ये 4 स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा दोस्तों, बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति के कौशल में आते हैं, ठीक है। आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो इनके थ्रू। अगला देखिए, भाषा लिखने का, सॉरी भाषा सीखने का, एक्चुअली सीखना, ये सीखने लिखा है, ऐसी मात्रा होनी चाहिए। तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना नहीं। सबसे पहले बच्चा सुनना शुरू करता है, फिर सुन के बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है, और सबसे लास्ट में लिखना। क्योंकि लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है, ठीक है। लिखना जो है ये क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो अब समझ जाइए, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सबसे पहले हम सुनते हैं, पैदा होने के बाद सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर कोई चीज पढ़ते हैं, एप्पल माने सेब, बस माने गाड़ी, जो भी है, फिर लिखना सबसे लास्ट में सीखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बलाघात का प्रयोग होना। बलाघात श्रवण कौशल में, बोलने में, पठन में या लेखन में। ये जो बलाघात होता है ये कौन से कौशल में होता है? क्वेश्चन नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पर।
58 के लिए जाएंगे, बताइए 4 ऑप्शन है। तो हमेशा बलाघात जो है बोलने में होता है बलाघात, किसी भी चीज पर ज्यादा फोर्स देना। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी किसी शब्द पे ज्यादा जोर देते हैं, किसी किसी वर्ड पे ज्यादा जोर देते हैं, वही है बलाघात। तो ये हमेशा बोलने के कौशल में पाया जाता है, जब आदमी बोलेगा तभी बलाघात होगा। ठीक है, अगला देखिए, फोर्सफुली बोलना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या है? प्राइमरी लेवल मतलब 1 to 5 लेवल। अब अगर आप 1 to 5 के बच्चों का भाषा का आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज है जो आपकी मदद करेगी? पोर्टफोलियो, नाटक, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा। लैंग्वेज का आकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 59। भाषा का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा सहायक होगा नाटक। कैसे? नाटक में क्या होता है कि भाव के हिसाब से संवाद बोला जाता है। अब बच्चे की भाषा कितनी ज्यादा परफेक्ट है, बच्चा सुख को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, दुख को, तो भाषाई कौशल का आकलन हम बच्चे से नाटक करवा सकते हैं। ये बढ़िया मेथड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को लगा होगा पोर्टफोलियो, बट ये टीचर से रिलेटेड चीज है पोर्टफोलियो। बट यहाँ पर नाटक जो है वो ज्यादा सही, सटीक, सुटेबल आंसर होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा है? अगर आप शब्द का अर्थ स्पष्ट करना चाहते हो तो वाक्य प्रयोग, व्याख्या देना, भ्रमण करना या चित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 60 और आखिरी क्वेश्चन होगा आज की लाइव क्लास का। रात 9 बजे और कल 4 बजे भी तैयार रहेंगे इवनिंग में जीएस के लाइव क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन पर, और वाक्य प्रयोग जो है ये शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका होगा वाक्य का प्रयोग करना। अब आप में से जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, तो सबसे पहले तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना लाइक किए कोई जाएगा नहीं भाई, सर दुखने लगा आप सबको समझाते समझाते। जल्दी से ऐड हो जाओ हमारे 94 52 74 92 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो स्पेशल ग्रुप के लिए, जिससे आपको सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी के लिए नोट्स मटेरियल मिल सके। और आप सीटेट के, लेखपाल के या बीईओ की तैयारी करना चाहते तो भी आप सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल एक धमाकेदार क्लास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।